हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का पीवाईक्यू सीरीज़ और ये है हमारा लेक्चर 1। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं 28 दिसंबर 2020 का शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस। तो चलिए हम अपना पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक वर मर्ज विद बैंक ऑफ बड़ौदा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है शेड्यूल कमर्शियल और एक होता है नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक वो आज हम पढ़ेंगे। तो शेड्यूल कमर्शियल में कौन सा आता है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक। इसी में हमारा आता है आरबीआई। तो चलिए आरबीआई के बारे में बताइए कि आरबीआई को कौन से कमेटी के सजेशन पर बनाया गया? तो ये है नरसिम्हा कमेटी। उसके बाद आरआरबी कौन से एक्ट से बना था? एक्ट 1976। और फर्स्ट आरआरबी कहाँ पर सेटअप हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1975 में मुरादाबाद यूपी। अब इसके अंदर कौन कौन कितना कितना परसेंट का कंट्रीब्यूशन रखता है? तो 15% का कंट्रीब्यूशन होता है स्टेट का, 35% का होता है स्पॉन्सर्ड एंड 50% होता है सेंट्रल का। उसके बाद अब हम पब्लिक वाला देखते हैं। तो पब्लिक वाले में क्या है? पब्लिक वाले में 12 बैंक्स जो थे वो नेशनलाइज हुए थे। तो वो नेशनलाइज्ड कितने बैंक हैं? 12। और वो कौन कौन से बैंक हैं? पहला है एसबीआई, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा है पंजाब नेशनल बैंक, चौथा है बैंक ऑफ इंडिया, पांचवा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, छठा है करनार बैंक, सातवां है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आठवां है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नौवां है इंडिया रिजर्व बैंक, 10वां है इंडियन बैंक, 11वां है यूसीओ बैंक एंड 12th है पंजाब एंड सिंध बैंक। तो इन बैंक्स के बस थोड़े से नाम पढ़ लेना है, तो जो ऑप्शन सब आते हैं ना तो अपने आप ही रिकॉल हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन में था बैंक ऑफ बड़ौदा। तो चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में देखते हैं। तो ये कैसे फॉर्म हुआ? दो बैंकों के कॉम्बिनेशन से ये फॉर्म हुआ है। तो बैंक कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन से बैंक मिले हैं? विजय बैंक एंड प्लस देना बैंक। और कब फॉर्म हुआ है? 2019 में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बड़ौदा मतलब ब्रो विजय, देना 2019 रुपये। तो ऐसे आप ये दोनों बैंक के नेम और इसका कॉम्बिनेशन ईयर भी याद रख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन सा है बताइए? तो फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कब फॉर्म हुआ था? 1770 में। उसके बाद फर्स्ट इंडियन ओन बैंक कौन सा है जो कि हमारा इंडिया का ओन बैंक हो? वो कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। कब फॉर्म हुआ था? 1865 में। ठीक है। अब आपको हम कुछ होमवर्क क्वेश्चंस देते हैं, जैसे कि आपको बताना है कि ये सिडबी का फॉर्मेशन कब हुआ था, सेकेंड इज नबार्ड का फॉर्मेशन कब हुआ था और इनका काम क्या है। ये दो क्वेश्चन आपको करके कमेंट में बताना है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पट्टचित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो पट्टचित्र जो है वो कौन से स्टेट का फेमस और ओल्डेस्ट पॉपुलर फॉर्म है आर्ट का? तो पेंटिंग आर्ट। तो स्टार्ट करेंगे हम बिहार से। बिहार का पेंटिंग आर्ट का नाम क्या है? मिथिला और मधुबनी। एक और है, वो क्या है? एंड मंजूसा कहाँ का है? भागलपुर का। तो उसके बाद सेकंड है हमारा झारखंड। तो झारखंड का कौन कौन सा है? पेटकर, ठीक है, पेटकर और
जदोपीटिया एंड सोहरी एंड खावर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि झाड़ के पीछे ये जो सोहर है वो छिपकर कुछ खा रहा था, तो उसकी पत्नी पहुंची और उसको जदो पीटिया मतलब तभी पीटा, जब ही पीटा और पीट कर आई। उसके बाद थर्ड क्या है, उड़ीसा। उड़ीसा का क्या है, पट्टचित्र। पट्टचित्र तो ये किस पर बनता है, पाम ट्रीज का जो लीव होता है उस पर ये पट्टचित्र बनाया जाता है। और कौन सा है, शौर्य पेंटिंग। तो इसको उड़ते उड़ते जो पत्ता है उसको पकड़ा हमने और अपना शौर्य दिखाने के लिए उस पर चित्र बनाने लगे। फोर क्या है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का भी है पट्टचित्र, क्योंकि ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पास में पड़ते हैं तो इनका थोड़ा थोड़ा कल्चर सेम है। एंड पटुआ एंड कालीघाट एंड मशान एंड संथाल। ठीक है, तो ये जो कालीघाट है, पटुआ है और पट्टचित्र है, मसान है और संथाल है। तो आप मुझे बताएंगे कि काल बैसाख कौन से राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 5वां, राजस्थान। तो राजस्थान अपनी मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है। छोटी छोटी पेंटिंग्स बनाई जाती है, मिनिएचर पेंटिंग्स। ठीक है, और जेमस्टोन, छोटे छोटे पत्थर्स पे पेंटिंग बनाई जाती है, जेमस्टोन पेंटिंग। और उसके बाद से फाड़ पेंटिंग। तो इन्होंने क्या किया, छोटी छोटी पेंटिंग बनाई, जेमस्टोन से बनाई और फिर उसके बाद फाड़ दिया ताकि वो अपना राज दिखा सके। कजली पेंटिंग, उसके बाद किशनगढ़ पेंटिंग और रागमाला पेंटिंग। और कौन सा पेंटिंग है, कावड़ पेंटिंग और मंडाना पेंटिंग। तो ये है राजस्थान की। 6 पर आता है एमपी। एमपी की पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं, एमपी की है गोंड, भील एंड पिथौरा। देन 7 महाराष्ट्र का कौन सा पेंटिंग्स हैं, वारली है, पिंगुली है एंड चित्रकाठी है। तो महान लोगों की जो चित्रकाठी होती है वो भले ही उंगली के बराबर हो लेकिन वो वॉर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वराली होते हैं। 8 में क्या है, गुजरात की पेंटिंग्स देखते हैं। अब गुजरात की कौन कौन सी पेंटिंग है, पिथौरा, मातानी पचेड़ी। तो ये तो हमें ऐसे ही पता चल जा रहा है, जो गुजरात है वहाँ माता जी की ज़्यादा पूजा होती है। तो ये कुछ पेंटिंग्स के नाम आपको याद रखने हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में कौन सा पेंटिंग का पूछा था कि पट्टचित्र कहाँ का है। तो कहाँ का है, पत्ता उड़ते उड़ते आया, उस पर पेंटिंग किया और फिर तो कहाँ का है, उड़ीसा का। ठीक है, पट्टचित्र। देन उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट द मेंबर ऑफ 7 सिस्टर स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कौन सा इस स्टेट का मेंबर नहीं है। तो ये है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा स्टेट है वो है। और इसमें जो 7 सिस्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिज़ोरम है एंड त्रिपुरा है। तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7। और वहाँ ऑप्शन में हमें सिक्किम भी दे दिया था। तो ये है जो 7 स्टेट का मेंबर नहीं है। तो उस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है, सिक्किम। यहीं पर आप इसकी कैपिटल्स भी देख सकते हैं क्योंकि ये रीजनिंग में भी आते हैं। एक का कैपिटल दे देगा और फिर बोलेगा कि सिमिलर कौन सा है, ऐसे करके। तो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर, आसाम का दिसपुर, नागालैंड का कोहिमा, मेघालय का शिलोंग, मणिपुर का इम्फाल और मिज़ोरम का आइजवाल और त्रिपुरा का अगरतला। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जो अरुणा है वो ईटा लेकर नगर में भाग रही है, आसाम जो है वो बहुत प्योर डिश बनाता है, और मेघालय में इतनी तेज़ बारिश होती है, जो सी होते हैं लंबे लंबे होते हैं बारिश की वजह से। नागालैंड में जो नाग डसे हैं तो लोग कैसे चिल्लाते हैं, ओमा ओमा करके, तो कोहिमा। एंड मणिपुर में मनी लेकर हम क्या करने जाते हैं, फाल खरीदने। तो इम्फाल, वो जो फाल जो होता है वो साड़ी में लगाते हैं वो वाला। एंड मिज़ोरम मम्मी ने जोर से मारा तो क्या बोलते हैं, आइजावाल। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा, तो इसका होगा अग्रतला। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड? तो बताइए कहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड क्वार्टर लोकेटेड है? तो यूएन के प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एक है जनरल असेंबली, एंड ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? इन दोनों का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, एंड इसका हेडक्वार्टर है द हैग्यू में। कहाँ पर है ये? नीदरलैंड में है। ठीक है, उसके बाद ये जो यूएन है ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 5 होते हैं परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं वो कौन कौन से हैं? वो है यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रसिया। ठीक है, ये होते हैं 5 मेंबर। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ये हर 2 साल बाद इलेक्ट होते हैं, हर 2 साल के बाद इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और बदलते रहते हैं। देन जनरल असेंबली, तो जनरल असेंबली फर्दर डिवाइडेड है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। सेकंड है सेक्रेटरीट, थर्ड इज ट्रूसरीशिप काउंसिल। ये सस्पेंड कब हो गया? 1994 में। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पूछा था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ पर है? द हैग्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द सुकन्या समृद्धि योजना? तो सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना है, ये है एक पार्ट, किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ। ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 22 जन 2015 और 2025 में ये टोटल 10 ईयर हो गए इसके कंप्लीट। तो आपको बताना है कि अभी रिसेंटली सरकार ने 10th ईयर कंप्लीट होने पर क्या इनिशिएटिव लिया है। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। ठीक है, उसके बाद ये एक स्मॉल डिपॉजिट स्कीम है फॉर गर्ल्स। ठीक है, एंड ये ओपन होता है एज अ सेविंग अकाउंट। कैसा अकाउंट है ये? सेविंग अकाउंट है। और किस में? कमर्शियल बैंक में। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? पहली एलिजिबिलिटी है कि एज जो होता है वो 10 साल से कम होना चाहिए। दूसरी है एक फैमिली से, वन फैमिली में सिर्फ एक फैमिली की सिर्फ 2 लड़कियों का, 2 गर्ल्स का ही खाता खुल सकता है इसमें। एक ही पेरेंट का, मतलब एक ही पेरेंट्स के एक ही फैमिली में से सिर्फ 2 गर्ल्स का ये ओपन हो सकता है अकाउंट। और गर्ल्स इसको खुद से ऑपरेट कब कर पाएंगी? जब वो 18 ईयर की हो जाएंगी तो। उसके बाद फोर्थ क्या है? मिनिमम डिपॉजिट इसमें कितने का होता है? 250 और मैक्सिमम हो सकता है इसमें 1.5 लाख। और मैच्योर कब होगा ये? जब गर्ल हो जाएगी 21 ईयर की। एंड मैक्सिमम विड्रॉ कितना किया जा सकता है इसमें से? 50% फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, एजुकेशन के लिए सिर्फ 50% ही हम इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या था। अ स्मॉल डिपॉजिट स्कीम फॉर द गर्ल चाइल्ड। यस, यही क्वेश्चन का आंसर है। हु सेड इट स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट? किसने कहा था कि स्वराज जो है वो मेरा बर्थ राइट है एंड आई शेल हैव इट? तो भगत सिंह है वो, उन्होंने अपनी बुक क्या लिखी थी?
YIMN एथेइस्ट, ठीक है। और इन्होंने और क्या बोला था, इनकलाब जिंदाबाद। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया 1926 में नव जवान भारत सभा। एंड इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, 1928 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 23 मार्च 1931 से ये स्टार्ट हुआ। तो किसके किसके ऑनर में स्टार्ट किया गया, भगत सिंह एंड सुखदेव एंड राजगुरु। इन लोगों ने क्या किया था, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंका था, लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जो हैं, इन्होंने बोला था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और बाल गंगाधर तिलक को और किन किन नामों से जाना जाता है, इनको हम लोकमान्य तिलक बोलते हैं। और इनका क्या नाम है, और इनका रियल नेम है केशव गंगाधर तिलक। एंड ये फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट के। और ये फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी माने जाते हैं। एंड ये एक लॉयर भी थे। एंड इनकी बुक का नाम क्या था, इनकी बुक का नाम था गीता रहस्य एंड आर्कटिक होम टू वेदास, ठीक है। इन्होंने ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था, 1905 में। इंडियन होम लीग के फाउंडर भी माने जाते हैं। इंडियन होम रूल लीग के फाउंडर भी थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये इन्होंने बोला था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये एक एडवोकेट थे। एंड ये 1905 में बनारस सेशन के प्रेसिडेंट भी थे, एंड इन्होंने इसी सेशन में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फॉर्म किया। एंड स्टार्ट वीकली न्यूज़, कौन सा न्यूज़ है इनका, द हितावाद। पब्लिक पर्पस के लिए ये था इनका। पॉलिटिकल गुरु थे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। बार बार पूछा जाता है पॉलिटिकल गुरु कौन थे गांधी जी के, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। एंड चंद्रशेखर आजाद, जो है उन्होंने क्या बोला था, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं, आज़ाद ही रहेंगे। कहाँ के थे, एमपी के थे। इनका रियल नेम क्या था, चंद्रशेखर तिवारी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी वॉज खेलो इंडिया यूथ गेम वॉज हेल्ड इन 2020, ठीक है। तो चलिए अब हम यूथ इंडिया गेम के बारे में थोड़ा जानते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम
खेलो इंडिया यूथ गेम पहले किस नाम से जाना जाता था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से पहले इसका नाम ये था, स्कूल गेम। इसको इनोग्रेट किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। फर्स्ट एडिशन इसका कब खेला गया? फर्स्ट एडिशन खेला गया था 2018 में न्यू दिल्ली में। कितने स्पोर्ट्स थे इसके अंदर? 16 स्पोर्ट्स में खेला गया था, ठीक है, पहला था। सेकंड वाला जो एडिशन था वो हुआ था पुणे महाराष्ट्र में। और कौन से ईयर में हुआ था? ये हुआ था 2019 में। थर्ड वाला हुआ था 2020 में। कहाँ पर? 20 स्पोर्ट्स थे इसमें। और कहाँ पर हुआ था? गुवाहाटी, असम में। देन फोर्थ एडिशन हुआ था पंचकुला हरियाणा में। फिफ्थ एडिशन ये पंचकुला हरियाणा में हुआ था 2022 में। फिफ्थ एडिशन हुआ था 2023 में। फिफ्थ एडिशन ये कहाँ पर हुआ था? एमपी में। देन 2024 जो रिसेंट है ये था सिक्स्थ एडिशन था। और ये तमिलनाडु के 4 सिटीज़ में परफॉर्म हुआ। और इसमें कौन कौन से सिटीज़ हैं? चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई एंड ट्रिची। 2025 में जो होगा वो होगा 7th एडिशन। और कहाँ पर होने वाला है? बिहार में। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम कौन से प्रोग्राम का पार्ट है? तो पार्ट है ये खेलो इंडिया प्रोग्राम का पार्ट, ठीक है। इसका मेन एम क्या है? रिवाइव स्पोर्ट कल्चर ऑफ इंडिया। एंड इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गुवाहाटी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? कौन से कॉन्टिनेंट में गोबी डेजर्ट है? तो हम डेजर्ट्स के बारे में थोड़ा देखेंगे। डेजर्ट हम किसे बोलते हैं? जहाँ पर भी 10 इंचेस से कम रेनफॉल हो तो उसको हम डेजर्ट बोलेंगे। 10 इंचेस से कम रेनफॉल वाली जगह को डेजर्ट बोलते हैं। और वर्ल्ड का या फिर बोलो कि अर्थ का 1/3 जितना भी लैंड है उसका 1/3 जो है वो क्या है? डेजर्ट है, ठीक है। कोल्ड वाले डेजर्ट भी होते हैं एंड हॉट वाले डेजर्ट भी होते हैं। कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, पोलर, सब पोलर, ये डेजर्ट्स होते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? अंटार्कटिका डेजर्ट। कहाँ पर है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में, और इसको हम पोलर डेजर्ट बोलते हैं। और सेकंड नंबर पर है आर्कटिक डेजर्ट, ये भी क्या है? पोलर डेजर्ट है। थर्ड लार्जेस्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट, जो कहाँ पर है? अफ्रीका में, और इसको हम सब ट्रॉपिकल डेजर्ट बोलते हैं क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल वाले रीजन में आता है। देन फोर्थ पर आता है अरेबियन डेजर्ट, ये होता है मिडिल ईस्ट का डेजर्ट और इसको हम बोलते हैं सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। गोबी डेजर्ट है एशिया में और ये है कोल्ड विंटर डेजर्ट। फिर आता है पैटागोनिया डेजर्ट साउथ अमेरिका का है एंड कोल्ड विंटर डेजर्ट है ये भी। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये भी सब ट्रॉपिकल है ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी अफ्रीका, सब ट्रॉपिकल। ग्रेट बेसिन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका, कोल्ड विंटर। सीरियन डेजर्ट मिडल ईस्ट का है और है कहाँ पर? सब ट्रॉपिकल में। सबसे बड़ा डेजर्ट है ये एंटार्क्टिका डेजर्ट, देन ये आर्कटिक डेजर्ट, उसके बाद आता है ये सहारा डेजर्ट, अरेबियन वाला डेजर्ट, उसके बाद आता है गोबी डेजर्ट। और इसी के बारे में पूछा था, ये कहाँ पर लोकेटेड है? मंगोलिया और चाइना के बीच में लोकेटेड है और ये एशियन डेजर्ट है और ये कोल्ड विंटर डेजर्ट है, ठीक है। कहाँ पर है गोबी डेजर्ट? एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द साबरमाला टेम्पल लोकेटेड? साबरमाला टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है? कितने टाइप्स ऑफ टेम्पल होते हैं? 3 तरीके के टेम्पल होते हैं। एक होता है नागरा टेम्पल, द्रविड़ टेम्पल और एक होता है
वैसारा टेम्पल, जो इन दोनों का मिक्सचर होता है ये, ठीक है। टोटल 12 महाज्योतिर्लिंग है। और 4 धाम कौन कौन से हैं? 4 धाम है, पहला है बद्रीनाथ, दूसरा है द्वारका, तीसरा है पुरी एंड चौथा है रामेश्वरम। अब टेम्पल्स देखते हैं, डेडिकेटेड एंड स्टेट, कौन से स्टेट में है? तो पहला है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी टेम्पल कहाँ पर है? वैष्णो देवी टेम्पल है, डेडिकेटेड है वैष्णो माता को एंड है जम्मू एंड कश्मीर में। सेकंड है अमरनाथ। अमरनाथ टेम्पल है डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा को, और ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में। केदारनाथ, केदारनाथ टेम्पल है, ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है एंड ये है उत्तराखंड में। फिर काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है एंड यूपी में है। देन सोमनाथ, सोमनाथ टेम्पल है, ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है एंड कहाँ पर है? गुजरात में, गुजरात। देन कोणार्क टेम्पल, ये सन गॉड को डेडिकेटेड है एंड उड़ीसा में है। एंड सबरीमाला टेम्पल लॉर्ड अयप्पा को डेडिकेटेड है और कहाँ पर है? केरला में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं और इनको आपको याद रखना है। सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? सबरीमाला टेम्पल केरला में है। 10 वाले में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह। श्रीनगर एंड लेह को कौन से पासेस कनेक्ट कर रहे हैं? तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हम देखते हैं। तो पहला है जोजिला पास। जोजिला पास जो है वो कनेक्ट करता है श्रीनगर एंड लेह को। सेकंड है बरिहाल पास, ये कनेक्ट करता है श्रीनगर एंड जम्मू एंड कश्मीर को। फिर शिव किला पास, ये कनेक्ट करता है इंडिया एंड तिब्बत, इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है। बारालाचला, ये कनेक्ट करता है मेहंदी को लेह से। फिर है रोहतांग, रोहतांग कनेक्ट करता है मनाली से लाथुल एंड स्पीरी को। फिर है मानस, मानस पास है कैलाश को कनेक्ट करता है। फिर नीति, नीति कहाँ पर है? तिब्बत एंड कैलाश को कनेक्ट करता है। तो जोजिला, जोजिला श्रीनगर से लेह, बरिहाल श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, शिव किला इंडिया तिब्बत, बारालाचला, बारह लच्छा पराठा कहाँ से लाने जाएंगे हम? मंडी से ले। रोहतांग, रो रहा है तो क्या करेंगे हम इसको? मनाली एंड मानस का कैलाश, मनसा कैलाश, मन को शांति कहाँ मिलती है? कैलाश में। नीति तिब्बत एंड कैलाश। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पासेस हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था कि श्रीनगर और लेह को कौन सी पास कनेक्ट करता है? तो कौन सा है? जोजिला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? कौन से स्टेट में कुंडनुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है? तो है 24। ठीक है। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कहाँ पर है ये? भाभा एटॉमिक सेंटर में। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। एंड ये
फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, एंड ये है फर्स्ट रिएक्टर। ठीक है, उसके बाद आप बताइए कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है। तो लार्जेस्ट है कुंडनुकुलम, एंड यहीं पर अभी रिसेंट में एक लार्जेस्ट रिएक्टर भी लगाया जा रहा है, एंड ये इस टाइम न्यूज़ में है, तो आपको कुंडलुकुलम को अच्छे से ध्यान में रखना है। अभी ये 2025 जैन में ये न्यूज़ में चल रहा है। तो ये अब तक का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बताइए कहाँ पर है। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट ये जो है ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल था, लेकिन फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कब स्टैब्लिश हुआ। 1969 में। ये है तमिलनाडु में, एंड ये लार्जेस्ट पावर प्लांट है। टोटल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं 24 एंड टोटल न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं 8। तो ये 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के नेम देखते हैं। एक है नरोरा, ये यूपी में है। कुडनलुकुलम है, काकरा पारा है, इसको आप खाखरा से याद रख सकते हैं। कहाँ पर है, गुजरात में। रावत वाटा कहाँ पर है, राजस्थान में। तारापुर महाराष्ट्र में। और एक और है तमिलनाडु में, मद्रास एटॉमिक, मद्रास तमिलनाडु। तपाल कम तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो महारत्ना कंपनियां कौन कौन सी होती हैं, और इनमें से कौन सी है जो महारत्ना कंपनी है। तो 3 तरीके की कंपनियां होती हैं, मिनी रत्ना, महारत्ना और नवरत्ना। एक होती है महारत्ना, एक होती है नवरत्ना, एक होती है मिनी रत्ना। महारत्ना कितनी कंपनियां हैं, 14। एक रिसेंटली 2024 में ऐड हुई है, एंड नवरत्ना है 21, एंड मिनी रत्ना है 76। तो इस महारत्ना कंपनी को, कौन सी कंपनी को हम महारत्ना बोलेंगे, इसमें वर्थ तो लगा हो 50 करोड़ का, एंड इसका टर्नओवर कितना हो 25 करोड़, एंड इसका प्रॉफिट परसेंट कितना होना चाहिए 5 करोड़। ठीक है, तो उस कंपनी को हम महारत्ना कंपनी बोलते हैं। तो अभी जो 14 महारत्ना कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है भेल, भेल मीन्स भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। सेकंड है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरी है कोल इंडिया लिमिटेड। चौथी है गेल, गेल इंडिया लिमिटेड। पांचवी कंपनी कौन सी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 6 है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। 7 है एनटीपीसी, एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर प्लांट कॉरपोरेशन। 8 कौन सी कंपनी है, 8 है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड। 9th कौन सी है, 9 है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड। 10th है सेल, सेल का मतलब क्या है यहाँ पर, सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। 11th है ऑयल इंडिया लिमिटेड।
12 नंबर पर है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड 13th है रियल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड 14th है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि अभी रिसेंटली 2024 में ऐड हुआ है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। तो अभी हमने देखा कि जो कोल है, कोल इंडिया लिमिटेड, ये है महारत्ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट यूज फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कौन सी यूनिट से हम सब्सटेंसेस को मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस, फंडामेंटल यूनिट एंड सिंबल। तो पहला है हमारा मास। मास किस में मेज़र होता है, किलोग्राम में। इसका सिंबल क्या होता है, केजी। सेकंड है लेंथ, लेंथ मेज़र हम किस में करते हैं, मीटर्स में। एंड इसका यूनिट क्या है, एम, सिंबल। थर्ड है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम मेज़र करते हैं केल्विन में एंड इसका सिंबल है के। फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेज़र करते हैं एम्पियर में, इसका सिंबल है ए। एंड फिफ्थ कौन सा है, टाइम। टाइम को हम किस में मेज़र करते हैं, टाइम को मेज़र करते हैं सेकेंड्स में, सबसे छोटी यूनिट होती है सेकेंड, सेकेंड्स में मेज़र करते हैं एंड इसका सिंबल होता है एस। सिक्स्थ इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम किस में मेज़र करते हैं, कैंडेला में मेज़र करते हैं, इसका सिंबल क्या होता है। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के अमाउंट को किस में मेज़र किया जाता है, तो वो मेज़र होते हैं मोल्स में और इसका सिंबल होता है। कुछ और भी हैं, जैसे कि अगर जो हम प्लेन एंगल को मेज़र करना है तो हम मेज़र करते हैं रेडियन में एंड इसका सिंबल होता है आर ए डी। एंड सॉलिड एंगल्स को मेज़र कैसे करते हैं, स्टेरेडियन में, सिंबल होता है ऐसे। तो इन यूनिट को कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। एफ पी एस, फुट, पाउंड एंड सेकंड में ये मेज़र करेंगे। ठीक है, और इसको हम कौन सा बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। तो ये जो ब्रिटिश सिस्टम है इसके अकॉर्डिंग एफपीएस सिस्टम चलता है, उसमें हम लेंथ को फुट में नापते हैं, वज़न को पाउंड में और टाइम को सेकंड में नापते हैं। सेकंड है सीजीएस, सीजीएस के अकॉर्डिंग लेंथ को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, मास को हम ग्राम में नापते हैं एंड टाइम को हम सेकंड्स में नापते हैं। और ये कौन सा सिस्टम बोला जाता है, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सबने अलग अलग यूनिट्स दिए हैं, लेंथ को, मास को और टाइम को मेज़र करने के लिए। अब एक लास्ट है हमारा थर्ड वाला है एम के एस। तो इसके अकॉर्डिंग हम लेंथ को नापते हैं मीटर्स में, मास को केजी में एंड टाइम को सेकंड्स में। ये सेकंड है जो कि सब टाइम को सेकंड्स में ही मेज़र करते हैं। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एम के एस सिस्टम। एस आई क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। तो इसके अकॉर्डिंग 7 क्वांटिटीज़ के यूनिट्स फिक्स किए गए हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये फंडामेंटल, ये किस पर बेस्ड हैं, ये 7 के 7 यूनिट फंडामेंटल पर एंड फिजिकल क्वांटिटीज़ पर ये बेस्ड हैं। ठीक है, तो कौन से हैं वो 7, ये हैं 7। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। पूछा गया था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेज़र करने के लिए कौन से यूनिट का यूज़ होता है, तो आप कमेंट में बताएंगे एंड आंसर इज मोल। बिटवीन टू सिटीज डज इंडियाज फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस रन। कौन से दो सिटी में इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड ट्रेन रन किया था। तो सबसे पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ रन किया था, तो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाराणसी टू दिल्ली। ठीक है,
और कब? 2019 में। सेकंड किया था न्यू दिल्ली टू कटरा। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन पूछा है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली टू बनारस जंक्शन। अभी करंट में भी ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो करंट सीए में क्या है? फर्स्ट जम्मू कश्मीर के बीच का जो कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हुआ है वो ट्रेन कौन सी है? ये वंदे भारत ही है। इंडिया की ये थर्ड है, थर्ड मतलब तीसरी जगह है जहाँ पर ये ट्रेन चली है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए ये फर्स्ट है। ठीक है, तो कौन कौन सी जगह को ये कनेक्ट कर रही है? कटरा एंड श्रीनगर। आपको कमेंट में बताना है कि फर्स्ट ट्रेन जो थी, जो ब्रिटिश के टाइम पर स्टार्ट हुई थी, वो कब हुई थी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फाउट बिटवीन अकबर एंड हेमू। अकबर एंड हेमू के बीच में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो पहले हम देखते हैं अकबर था कौन। अकबर था हुमायूं का एल्डर सन। इसका रियल नेम क्या था? रियल नेम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका ट्यूटर कौन था? इसका ट्यूटर था बैरहम खान, जो इसकी तरफ से युद्ध लड़ा था। ठीक है, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है? 1556 में होता है। किसके किसके बीच होता है? अकबर एंड हेमू के बीच। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? बैरहम खान। ठीक है, और हेमू की यहाँ पर डिफीट हुई थी, ये हार गया था एंड ये जीता। ठीक है, और अकबर ने क्या किया है? अकबर ने सुलह कुल की स्थापना की है। क्यों की है? कम्युनिटीज के बीच में पीस स्टैब्लिश करने के लिए ये सुलह कुल की स्थापना की गई थी। देन बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी किसने लड़ा है? अकबर ने। तो ये कब हुआ था? 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी। ठीक है, किस किसके बीच में हुआ था ये? ये हुआ था राणा प्रताप एंड अकबर के बीच। अकबर की तरफ से कौन लड़े थे? मान सिंह, जो कि मेवाड़ के राजा थे। एंड इसने एक नए धर्म की स्थापना की थी, वो है दीन इलाही। कब किया था? 1581 में किया था, जो कि एक सभी धर्म का मिक्सचर था। इसको फर्स्ट एडॉप्ट किसने किया था, ये आपको कमेंट में बताना है। ये जो दीन इलाही इसने न्यू रिलीजन का स्थापना किया था, इसको पहला इंसान जिसने अडॉप्ट किया उसका नाम आपको कमेंट में बताना है। इनकी शादी किससे हुई थी? हरका बाई से हुई थी। हरका बाई, जो कि एक हिंदू प्रिंसेस थी। और अकबर ने क्या क्या किया है? और अकबर ने जिजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स पर लगता था उसको भी एबोलिश किया। एंड इसी के कोर्ट में हमें नवरत्ना देखने को मिलते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अकबर ने क्या क्या बिल्ड कराया है? इसने बिल्ड कराया है आगरा फोर्ट। कब कराया है? 1565 में। कहाँ पर है ये? यमुना रिवर के किनारे। एंड ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सेकेंड इन्होंने क्या बिल्ड कराया? लाहौर फोर्ट। कब करवाया? 1566 में। थर्ड है इलाहाबाद फोर्ट। इलाहाबाद फोर्ट है कहाँ पर? ये है यूपी में। फोर्थ है हुमायूं टॉम। हुमायूं टॉम जो कि अपने इसके फादर का टॉम है, वो कहाँ पर है? दिल्ली में। देन फिफ्थ आता है फतेहपुर सीकरी। किसको ऑनर देने के लिए इन्होंने बनवाया था? तो ये ऑनर देने के लिए बनाया गया था, ऑनर ऑफ सलीम चिश्ती। बनवाया कब था ये?
1569 में। 6 है बुलंद दरवाज़ा, ये कहाँ पर है? यूपी में। और कब बनवाया गया था? 1575 में। एंड ये क्यों बनवाया गया? क्योंकि अकबर की गुजरात पर विक्ट्री का ये सिंबल है। अकबर गुजरात को जीत कर आया था तो इसने बुलंद दरवाज़ा बनाया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? तो कब हुआ है? 1556 में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? तो प्रार्थना समाज के फाउंडर कौन है? इधर लिखेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर उसका ईयर, और किसने फाउंड किया उसका नेम इधर लिखेंगे। तो अगर हम देखें, फर्स्ट है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा ये कब हुआ था? 1814 में। किसने फाउंड किया था ये? राजा राम मोहन रॉय ने। एंड इससे 3 ईयर बाद इन्होंने हिंदू कॉलेज की भी स्थापना की थी। ये भी किसने किया? राजा राम मोहन रॉय ने। कब? 1817 में। एंड देन ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की है? कब हुआ है? 1828 में। और किसने किया है? राजा राम मोहन रॉय ने किया है। थर्ड है तत्व बोधिनी सभा। तत्व बोधिनी सभा जो है वो कब फाउंड हुआ था? वो हुआ था 1839 में। और किसने फाउंड किया है ये तत्व बोधिनी सभा? देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी। धर्म सभा। धर्म सभा का फॉर्मेशन कब हुआ था? धर्म सभा का फॉर्मेशन हुआ था 1830 में। किसने किया था? राधा कांत देव ने किया था। देन परमहंस मंडली। परमहंस मंडली का फॉर्मेशन किसने किया था और कब किया था? 1849 में किया था। और किसने किया था? दादा बा पांडुरंगा प्लस मेहता जी दुर्गम, इन्होंने फाउंड किया था। 6 पर है हमारा प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का फॉर्मेशन किसने किया था? तो ये 1867 में किया गया है। और किसने किया है? आत्माराम पांडुरंगा जी ने किया है। 7th सत्य साधक समाज। तो ये कब फॉर्म हुआ? 1873 में। एंड किसने फॉर्म किया? ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले कौन थे? ज्योतिबा फुले थे, इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, जो कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर है। 8 आर्य समाज, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1875 में। एंड किसने किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट 9 नंबर है राम कृष्ण मिशन। राम कृष्ण मिशन किसने फॉर्म किया था एंड कब किया था? तो 1897 में फॉर्म हुआ है। एंड स्वामी विवेकानंद जी ने इसका फॉर्मेशन किया था। विवेकानंद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आपको याद रखना है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि प्रार्थना समाज का फॉर्मेशन किसने किया था? तो किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग जी ने किया था। ठीक है, किसने किया है प्रार्थना समाज? आत्माराम पांडुरंग जी ने। क्वेश्चन नंबर 17 है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी के ऑथर कौन है? तो सबसे पहले हम देखते हैं जो जयदेव हैं ये कोर्ट पोएट किसके हैं? यहाँ पर लिखते हैं हम कोर्ट पोएट, और यहाँ पर इनकी बुक। तो जयदेव है कोर्ट पोएट लास्ट हिंदू रूलर की, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ बंगाल। बंगाल के जो लास्ट हिंदू रूलर थे उनकी कोर्ट पोएट है जयदेव। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? गीता गोविंद। ठीक है, कालिदास किसके कोर्ट पोएट थे? चंद्रगुप्त टू के। एंड इनकी बुक्स कौन कौन सी हैं? मालविका
अग्निमित्र, विक्रम मन वश्यम, विक्रम मन वश्यम, कुमार संभवम, रघु वंशा, मेघदूता एंड अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम। फिर आते हैं कलाहना जी। कलाहना जी किसके कोर्ट पोएट थे? तो कश्मीर के राजा के कोर्ट पोएट थे। ठीक है, इन्होंने क्या कौन सी बुक लिखी है? राज तरंगिणी। और इन राजा का नाम क्या था? किंग हर्षा। तो ये किंग हर्षा के कोर्ट पोएट थे। कहाँ के हैं वो? कश्मीर के। और इनकी बुक कौन सी है? राज तरंगिणी। एंड चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट हैं। पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे। और इनकी जो बुक है पृथ्वी राज रासो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कलाहना। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीडियम ऑफ साउंड ट्रेवल। तो साउंड कौन से मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकता? तो साउंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं कर सकता। ठीक है, कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम। ठीक है, एंड इसको साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ट्रेवल इन अ मीडियम ऑलवेज। सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की किस में होती है? सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में, एंड वैक्यूम में तो ये ट्रेवल ही नहीं कर सकता। तो सॉलिड में भी कौन से सॉलिड में मैक्सिमम इसका मैक्सिमम ये साउंड ट्रेवल कर सकता है? तो वो है एल्यूमिनियम 6/420। एंड ग्लास में मिनिमम है, मिनिमम ग्लास में है 3980। लिक्विड में भी मैक्सिमम कौन से में है? सी वाटर में। एंड मिनिमम मिथेनॉल में है। एंड गैस मैक्सिमम किस में ट्रेवल करता है? हाइड्रोजन। एंड कौन से गैस में साउंड ज़्यादा ट्रेवल करता है? हाइड्रोजन में। एंड सबसे कम करता है 2 में। इसमें इसकी स्पीड होती है 1284 एंड इसमें इसकी स्पीड होती है 218। अब हम देखते हैं कि मैक नंबर क्या होता है। मैक नंबर, तो मैक नंबर होता है स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। ये होता है स्पीड ऑफ अ बॉडी अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम। अगर ये जो मैक नंबर है वो 1 से कम है तो हम उसको बोलते हैं सबसोनिक। अगर मैक नंबर 1 से ज़्यादा पर 5 से कम है तो हम बोलेंगे सुपरसोनिक। एंड अगर जो मैक नंबर 5 से ज़्यादा है तो बोलेंगे हाइपरसोनिक। एंड अगर जो मैक नंबर इक्वल टू 1 है तो हम बोलेंगे ट्रांससोनिक। तो ये हमने थोड़ी सी डिटेल देखी साउंड के बारे में। एंड इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा। तो कौन सा आंसर है वो आप कमेंट में बताइए। वो है वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन बॉर्डर। तो कौन से स्टेट का लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन बॉर्डर है? तो ये वाले हैं हमारे कोस्टल वाले रीजन। ठीक है, एंड यहाँ पर है ये हमारा अंडमान निकोबार, श्रीलंका। तो ये जो गुजरात है इसका कोस्टलाइन रीजन सबसे लॉन्गेस्ट होता है। अगर जो बोला जाए मेन लैंड में
और अगर जो ओवरऑल पूछा जाए तो अंडमान एंड निकोबार का होता है। तो इसका लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। ये होगा मेनलैंड के अकॉर्डिंग और ये होगा ओवरऑल। ओवरऑल इंडिया में पूछे जाए तो मेनलैंड में टोटल कोस्टल लाइन एरिया कितना है? कोस्टल लाइन एरिया अकॉर्डिंग टू मेनलैंड तो वो है 5422.6 किलोमीटर। एंड विद आइलैंड अगर हम बोलें तो ये है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। लॉन्गेस्ट मैंने बोला कि आइलैंड्स को मिलाकर लॉन्गेस्ट बोला जाए तो अंडमान निकोबार का कितना है? 161962 किलोमीटर। एंड गुजरात का कितना है? गुजरात ये है 1600 किलोमीटर। तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, लेकिन मेनलैंड में फर्स्ट है, ठीक है। ये वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जहाँ पर वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट आकर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कैप कोमोरिन। कोमोरिन, ठीक है। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लॉन्गेस्ट मेनलैंड बोला है तो क्या होगा? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? तो ये पार्लियामेंट है हमारा। पार्लियामेंट में तीन लोग होते हैं, तीन चीज़ें होती हैं। एक है लोकसभा, एक है प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट में कौन कौन आता है? लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। एंड लोकसभा में मेंबर टोटल होते हैं 545 एंड राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 250। लोकसभा में 530 इलेक्टेड होते हैं एंड दो जो होते थे वो एंग्लो इंडियंस होते थे, जो कि अब एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। कब एबॉलिश किया गया था? 2020 में, ठीक है। एंड अभी भी इसके अंदर किसको जोड़ लिया गया है? रिमेन यूटीज, ठीक है। तो अगर जो बोला जाए कि टोटल राज्यसभा में कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है तो मैक्सिमम होगी 543। अभी इन दो को हटा दिया गया है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर वाला जो यूटी है उसके भी 5 सीट्स ऐड होते हैं। तो या तो ये ऑप्शन में होगा या फिर 548 ऑप्शन में होगा, ठीक है। वो जो दो हट गए, लेकिन अब ये इसमें से दो हट गए, लेकिन ये 5 जो जुड़ गए उसकी वजह से ये 548 हो जाएंगे, ठीक है। देन राज्यसभा में टोटल होते हैं 250, 238 इलेक्टेड होते हैं एंड 12 नॉमिनेटेड होते हैं। प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कोज्ड बाय अ वायरस? कौन सा डिजीज है जो वायरस से कोज होता है? तो हम देखते हैं फंगी से कौन कौन से डिजीज होते हैं। फंगी वाले डिजीज हैं फर्स्ट बर्डनेस, एथलीट फुट, रिंगवर्म, स्कैबीज, अस्थमा। मोस्टली जो फंगी से डिजीज होते हैं, मोस्टली, सारे नहीं, मोस्टली स्किन रिलेटेड ही होते हैं, ये एक्सेप्शन है। देन बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन से होते हैं? तो बैक्टीरियल डिजीज है लेप्रोसी, ये है हैंसन, ये भी एक इसको और हैंसन भी बोलते हैं एंड ये भी एक स्किन डिजीज ही है। सेकेंड है टिटनस, थर्ड है वूपिंग कफ, फोर्थ इज गोनोरिया, फिफ्थ है न्यूमोनिया एंड देन टाइफाइड। और कौन कौन से होते हैं आप भी कमेंट में बताइए। एंड एंथ्रेन एंड टीबी, कॉलेरा, प्लेग्यू, यस, एंड एक्रेन। अब हम वायरल डिजीज देखेंगे। वायरस से कौन कौन सी डिजीज होते हैं वायरस से रिलेटेड? तो हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस जो है वो 3 तरीके का होता है, ए, बी एंड सी। ए होता है फूड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, बी होता है ट्रांसमिट फूड के थ्रू, सेकंड होता है बॉडी फ्लूइड
वो कुछ भी हो सकता है, उसमें ब्लड या फिर छींकते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनसे भी फैल सकता है। एंड सी वाला जो होता है हेपेटाइटिस सी, ये होता है ब्लड ट्रांसमिट होने से। सेकंड है जॉन्डिस। थर्ड वन इज डेंगू। अब आप कमेंट में बताएंगे डेंगू कौन से मच्छर के काटने से होता है। फोर्थ है HIV। फिफ्थ है पोलियो। सिक्स वन इज मम। सेवन्थ है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को चिकन पॉक्स भी बोलते हैं। एट्थ वन इज ब्लाइंड फ्लू। ब्लाइंड फ्लू, स्वाइन फ्लू। तो ब्लाइंड फ्लू को क्या बोलते हैं, H1N7, एंड स्वाइन फ्लू को H1N1। ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज के नाम बताएंगे आप। प्रोटोजोअल डिजीज तो कौन कौन से हैं, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, एंड थर्ड वन इज कालाजार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा चिकन पॉक्स। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि टर्म सेरिकल्चर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सिल्क फार्मिंग से, फिश फार्मिंग से क्या होता है, पीसी कल्चर, बी फार्मिंग, एपीकल्चर, ग्रेप्स फार्मिंग, विटीकल्चर, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर का फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सिल्क फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द थीम डिक्लेयर बाय यूएन ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020। ठीक है, तो ये उस टाइम पर न्यूज़ में क्वेश्चन था। ठीक है, तो उस टाइम का ये यूएन का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था ये पूछा है, लेकिन अभी ये हमारे किसी काम का नहीं है। अभी हमको देखना है कि ये यूएन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम 2024 का क्या है। तो क्या था 2024 का, क्योंकि क्वेश्चन आएगा रिसेंट, जो ये सीए से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब उस टाइम करंट में था, और अभी जो 2024 गया है तो इसमें जो करंट में होंगे वही वाले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो 2024 का थीम क्या था, आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर जेनरेशन रिस्टोरेशन। ठीक है, तो ये था थीम 2024 का। अब आप देख लेंगे कि 2025 का थीम क्या है। तो 2025 का भी थीम आ चुका है। तो ये 2025 का थीम क्या है, एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को एंड करना। ठीक है, तो ये वाला आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, हमको अभी ये रिसेंट वालों पर इस पर और इस पर ध्यान देना है, तो इसे आप अच्छे से इसे करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम डेवलप बाय RDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये है न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर समीर कामत। ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 1958 में। IGMDP ये क्या है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है, APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। और कब, 26 जुलाई 1983 में। इसके अंदर कौन कौन से मिसाइल्स हैं, कौन कौन से मल्टी बैरल रॉकेट्स हैं। फर्स्ट है पृथ्वी,
सेकंड अग्नि, थर्ड त्रिशूल, फोर्थ आकाश, फिफ्थ नाग, सिक्स है पिनाका। तो पृथ्वी मिसाइल क्या है? पृथ्वी मिसाइल है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि क्या है? अग्नि है इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ये है शॉर्ट रेंज बहुत ही पास के लिए। एंड ये है इंटरकॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में अटैक करने के लिए ये काम आता है। त्रिशूल, तो ये भी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आकाश है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। नाग कौन सा मिसाइल है? नाग है एंटी टैंक, ये टैंक पर अटैक करने के काम आता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रॉकेट सिस्टम, तो इसका आंसर क्या होगा? पिनाका। क्वेश्चन नंबर 25, तो इसमें से कौन सा नॉट लोकेटेड इन दिल्ली? अभी हमने अकबर वाले क्वेश्चन में किया था कि जो बुलंद दरवाजा है वो गुजरात की विक्ट्री के बाद उसने बनाया था, गुजरात पर जीत कर आया था। और कहाँ बनवाया था? यूपी में बनवाया था। ये हुमायूं टेम्पल उसने कहाँ बनवाया? दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ बनवाया? दिल्ली में। अली दरवाजा, ये भी दिल्ली। बुलंद दरवाजा यूपी, ठीक है, तो आंसर इज बुलंद दरवाजा। फिर बोला गया 26, महात्मा गांधी स्टार्ट फेमस सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती दांडी इन विच डिस्ट्रिक्ट गुजरात इज दांडी। गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आए थे 9 जन 1915 को। इस दिन को हम कौन से डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? प्रवासी भारत दिवस, ठीक है। और ये प्रवासी भारत दिवस रिसेंटली 2025 में कहाँ होने वाला है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। तो भुवनेश्वर में, कहाँ? उड़ीसा, ठीक है। कितने मेंबर्स को चुना गया अवार्ड के लिए? 27 मेंबर्स, ठीक है। तो इसलिए गांधी जी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे? तो सब कमेंट में बताइए कौन कौन सा था। खिलाफत मूवमेंट कब किया था इन्होंने? ये 1919 से 1924 तक। नॉन कॉरपोरेशन, ये कब किया था? ये 1919 से 1922 तक। इसी में नॉन कॉरपोरेशन किया क्यों था? क्योंकि कारण मेन था रॉलेट एक्ट, इसके कारण। दूसरा कारण था जलियांवाला बाग। कब हुआ था जलियांवाला बाग? ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इसको एबोलिश क्यों किया गया? इसको एबोलिश इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम पर चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर, चौरी चौरा में लोगों ने मिलकर के पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन में ही बंद कर दिया था एंड फायर कर दिया था, जला दिया था, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह, तो सॉल्ट सत्याग्रह कब हुआ था? सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में हुआ था, 1931 तक चला था। इसको हम सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं। ये हुआ क्यों था? क्योंकि इसका कारण क्या था? सॉल्ट पर टैक्स ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था सरकार ने, ब्रिटिश ने। तो ये स्टार्ट हुआ था साबरमती से। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? साबरमती आश्रम से, जो कि है अहमदाबाद में। ये है कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नवसारी डिस्ट्रिक्ट में आता है। स्टार्ट हुआ था 1930 में और कितने दिनों तक चला था? ये 24th डे पर ये लोग पहुंचे थे दांडी। एंड कहाँ पर हुआ था? दांडी में। तो दांडी कहाँ पर है? गुजरात में। एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये भी है नवसारी डिस्ट्रिक्ट में ही। किस दिन ये यहाँ पर पहुँचे थे? 1930 में ही पहुँचे थे, 6 अप्रैल को। स्टार्ट कितने तारीख को, कौन से डे पर किया था? 12 मार्च को
1930 में स्टार्ट किया और 6 अप्रैल तक ये दांडी मार्च चलता रहा। ठीक है, तो टोटल कितने किलोमीटर इन्होंने कवर किए थे? 388 किलोमीटर कवर किया था इन्होंने। तो ये है पूरा सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में। और कौन सा मूवमेंट किया था गांधी जी ने? क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है गांधी जी की। कब किया था इन्होंने? 1940 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नवसारी। ठीक है, नवसारी। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? तो हम कुछ प्रेसिडेंट्स के नेम और उनका फीचर देखेंगे। नेम यहाँ एंड फीचर। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। ये लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट थे। इनका टेन्यूर कब से कब तक था? 1952 से 57 तक। और ये 2 बार इलेक्ट हुए थे। फिर 1957 से 62 तक 2 टाइम इलेक्टेड। अगर पूछे लॉन्ग सर्विंग पूछे तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। और फर्स्ट भी है राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंट अगर पूछा जाए तो कौन है? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में बने हुए हैं, तो इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इनको 2024 में अभी रिसेंटली भारत रत्न अवार्ड दिया गया है, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में बने हुए हैं। या तो ये पूछ ले कि सेकंड प्रेसिडेंट कौन थे और इनको भारत रत्न कब मिला था, तो वो आपको याद रखना है। थर्ड है जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन का टेन्योर कब से कब तक था? 1967 से 69 तक। इनका कब से कब तक था? 62 से 67। ठीक है, पूछा जाए कौन से प्रेसिडेंट थे जो अपने कार्यकाल के समय उनका डेथ हो गया था, तो वो है जाकिर हुसैन। डेथ ड्यूरिंग ऑफिस। ठीक है, उसके बाद अब हम ये 3 ऐसे लाइन वाइज देख लिया। अब हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अब सिर्फ उनको हम देख लेते हैं। आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि कौन कौन से प्रेसिडेंट हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, उन सब के नाम आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है? यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू। आपको बताना है द्रौपदी मुर्मू कब प्रेसिडेंट बनी थी। अभी तो टिल नाउ ये चल रही हैं, लेकिन ये बनी कब थी ये बताना है। और सेकंड यंगेस्ट वन कौन है? वो थी नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी थे प्रेसिडेंट, यंगेस्ट, सेकंड यंगेस्ट। इनका कार्यकाल था 1977 से 82 तक। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी फर्स्ट? तो ये हैं प्रतिभा पाटिल। इनका था 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? यंगेस्ट प्रेसिडेंट। तो उस समय की यंगेस्ट प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू डेट, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है, 2020 में एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग श्री नीलम संजीवा रेड्डी थे जो यंगेस्ट थे। लेकिन अभी 2024 चल रहा है, 2024 के अकॉर्डिंग 2024 जो रिसेंट है, इसके अकॉर्डिंग जो यंगेस्ट प्रेसिडेंट हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। आपको बताना है कि द्रौपदी मुर्मू कौन से ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो कौन सा ट्राइब है? संथाल ट्राइब। ठीक है, हु वॉज द ऑनर विद 5th जनपीठ अवार्ड फॉर ईयर 2019। तो ये जनपीठ अवार्ड होता क्या है? ये एक लिटरेचर में दिया जाने वाला अवार्ड है। 2024 में इसका कौन सा एडिशन है? वो है 58th। ठीक है, तो 2024 में, ये तो 2019 के अकॉर्डिंग पूछा है, लेकिन रिसेंटली अब के अकॉर्डिंग 2024 के अकॉर्डिंग किसको दिया जाने वाला है? फर्स्ट दिया जाने वाला है उर्दू पोएट कौन? गुलजार जी को। एंड सेकंड किसको दिया जाने वाला है? संस्कृत स्कॉलर कौन है? जगत गुरु राम
भद्राचार्य। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उर्दू गुलजार जी एंड संस्कृत से रिलेटेड कौन से हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो इनको 2024 में दिया जाने वाला है अवार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, इन विच ईयर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। तो कब पास हुआ था, तो ये पास हुआ था 1968 में। और आप बताएंगे 1968 में और क्या हुआ था, देन क्यों पास किया गया था, इसका एम क्या था। एम था सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना। ठीक है, एंड इसका मेन कारण था एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक का इम्पैक्ट पड़ रहा था उससे प्रिवेंट करना। पर ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। इसके ड्रॉबैक्स यही थे कि पहला कि इन्होंने नो पावर टू स्टेट गवर्नमेंट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं था। सेकंड, और इसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी कमी थी, तो इसलिए ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के कौन से परमानेंट मेंबर नहीं हैं। अभी शुरू में ही एक क्वेश्चन था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, हमने पीछे क्वेश्चंस में किया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एंड इसमें कितने परमानेंट और कितने नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो परमानेंट होते हैं 5 एंड नॉन परमानेंट होते हैं 10। ये जो 10 होते हैं वो हर 2 साल में इलेक्ट होते हैं और बदलते रहते हैं। ये जो 5 होते हैं ये फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये 5 जो मेंबर हैं वो कौन कौन से हैं, ये अभी हमने पिछले ही क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे वहाँ किया है। तो ये जो फिक्स्ड मेंबर हैं ये आप मुझे अभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और इसका आंसर भी, तो इसमें बोला है कि कौन सा मेंबर नहीं है, तो हम बताते हैं इसका आंसर है जापान, जो कि मेंबर नहीं है। लेकिन कौन कौन से हैं परमानेंट, अभी रिसेंटली पीछे को हमने किया है, तो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ सिम्बियोटिक रिलेशन। तो इनमें से कौन सा सिम्बियोटिक रिलेशन शो करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। न्यूट्रिशन कितने तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो वो अपने ओन फूड को प्रोड्यूस करते हैं, ओन फूड प्रिपेयर सनलाइट में। इसके एग्जांपल्स हैं प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गाई एंड सो ऑन। तो उसके बाद अब हम देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक कौन कौन से होते हैं। इसमें होता है हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरों पर डिपेंड होता है, डिपेंड्स ऑन अदर्स। तो पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कि होलोजोइक है न्यूट्रिशन, तो इसमें हमने फूड डाला, खाया और फिर वो अंदर ही इंजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट हुआ, तो वो होता है होलोजोइक। इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ह्यूमन, एनिमल एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। सेकंड है सेप्रोफिटिज्म, तो इसमें ये डेड एंड डिके मटेरियल खाते हैं, डिके चीज़ों पर फीड करते हैं, ये होते हैं सेप्रोफिटिक। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, फंगस, बैक्टीरिया। तो इस फंगाई में ये जो लाइकन होता है ये सिम्बियोटिक रिलेशन स्टैब्लिश करता है किसके साथ, लाइकन क्या है, फंगाई है, और ये सिम्बियोटिक रिलेशन किसके साथ स्टैब्लिश करता है, एल्गाई कौन सा, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, सेप्रोफिटिज्म का एग्जाम्पल है। एंड पैरासिटिज्म, एक लास्ट बचा है पैरासिटिज्म क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक ही है। तो ये होता है इनको एक लिविंग बीइंग चाहिए जिसके ऊपर ये पैरासाइट्स रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए लाइस जो हमारे सर में होते हैं, लाइस एंड टेपवर्म जो कि इंटेस्टाइन में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, लाइकन यही है जो सिम्बियोटिक रिलेशन शो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कैन नॉट अ पार्ट ऑफ बिम्स्टेक।
कौन सी कंट्री बिम्स्टेक का पार्ट नहीं है? तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये फॉर्म कब हुआ था? 1997 में बना था। इसके अंदर साउथ एशियन कंट्रीज हैं। ये बनाया क्यों गया था? ताकि ये जो कंट्रीज हैं उनकी वो लोग आपस में फ्री ट्रेड कर सकें। बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? ये इंडिया है। तो यहाँ पर ये जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश, ये भूटान, तो भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, इधर है थाईलैंड। ये बिम्स्टेक के मेंबर कंट्रीज हैं। टोटल कितनी कंट्रीज हैं अभी? एंड इसका एक और कंट्री है 7, ये है श्रीलंका। तो टोटल 7 कंट्रीज हैं बिम्स्टेक में। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है बिम्स्टेक का? ढाका, बांग्लादेश। तो बताइए इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो कि इसका मेंबर नहीं है? तो ये मालदीव्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका आर लैंडलॉक? तो कौन सी 2 कंट्रीज जो साउथ अमेरिका की है वो लैंडलॉक है? तो ये है इसका मैप, इसी तरीके का कुछ इसका मैप होता है। तो यहाँ पर होता है वेनेजुएला, यहाँ पर होता है कोलंबिया, ये होता है, ये है इक्वेडोर, यहाँ पर आ जाता है हमारा ये पेरू, यहाँ पर भी ये 3 छोटी छोटी कंट्रीज हैं। ये है ब्राज़ील, देन यहाँ पर कुछ होता है ये बोलीविया, यहाँ पर ये है इसके जस्ट पास पैराग्वे, एंड यहाँ पर है एक छोटी सी कंट्री, इसका नाम यू से स्टार्ट होता है, एंड ये है हमारा अर्जेंटीना, एंड दिस इज थोड़ा ऐसे, ये पूरा है अर्जेंटीना, एंड ये है चिले। तो कौन सी 2 लैंडलॉक कंट्रीज आपको इधर दिख रही हैं जो कि लैंडलॉक है? एक ये एंड एक ये, बोलीविया एंड पैराग्वे। तो आंसर इज दिस। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विच सिख गुरु इस्टेब्लिश खालसा पंथ? कौन से सिख गुरु जी ने खालसा पंथ की इस्टेब्लिशमेंट की थी? फर्स्ट सिख गुरु कौन थे? फर्स्ट सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी। और ये कौन सी कास्ट से थे? खत्री कास्ट। इन्होंने निर्गुण सेक्ट दिया था, निर्गुण सेक्ट से थे, निर्गुण सेक्ट से ये बिलोंग करते थे। एंड सेकंड गुरु कौन से थे? अंगद देव, गुरु अंगद देव। थर्ड इज गुरु अमरदास साहिब। फोर्थ कौन से थे? गुरु रामदास। फिफ्थ इज गुरु अर्जन देव। इनकी क्या विशेषता है? इन्होंने कंस्ट्रक्ट कराया था गोल्डन टेम्पल या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था।
और जहांगीर के द्वारा इनको एग्जीक्यूट कर दिया, जहांगीर ने इनको, जहांगीर के द्वारा इनको एग्जीक्यूट करा दिया गया था। 6 वन इज गुरु हरगोविंद साहिब। एंड लास्ट सिख गुरु, लास्ट सिख गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह साहिब, यही लास्ट गुरु हैं और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो आंसर इज गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, इफ द मास ऑफ अ पर्सन इज 60 kg ऑन द अर्थ देन सेम पोजीशन मास ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो दो कॉन्सेप्ट है, एक मास होता है और एक वेट होता है। तो मास जो होता है वो मून एंड अर्थ, तो वेट जो होता है वो अर्थ पे जितना भी हो उसके 1/6 होता है। अगर जो अर्थ पे हमारा वेट है 12 kg, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 12 kg मान लेते हैं, तो मून पर जो हमारा वेट होता है वो अर्थ के मुकाबले 1/6 हो जाता है। तो अगर जो हमने एक वेट लिया 12 kg का, वो अगर मून पर हम ले जाते हैं तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। वेट की बात कर रहे हैं, वेट। तो 12 का 1/6 कितना होता है? 2 kg। बट मास नॉट चेंज, ये रिमेन सेम होता है। जितना यहाँ होगा अर्थ पर, जितना मास होगा अर्थ पर जितना होगा उतना ही मून पर भी होगा, तो ये सेम रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर एक पर्सन 60 किलो का है अर्थ के सरफेस पर, मास बोला गया है, तो सेम पर्सन का मास मून के सरफेस पर कितना होगा? तो वो सेम ही रहेगा, 60 kg ही रहेगा। उसके बाद बोला गया है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो इसका आंसर है शिमला, हिमाचल। एंड और भी जितने भी रिसर्च सेंटर्स हैं, तो आपका होमवर्क क्या है? रिसर्च सेंटर्स पढ़ने, जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको पढ़कर आना है। ठीक है। इन विच ईयर इसरो लॉन्च मार्स ऑर्बिट मिशन? कौन से साल में इसरो ने मार्स ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया था? फर्स्ट मिशन था इसरो का जो मिशंस हैं, कौन कौन से मिशंस हैं? मून का, मार्स का एंड सन का। ये अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम मून का देखते हैं। मून में भी चंद्रयान 1 कब किया था? चंद्रयान 1 मिशन कब हुआ था? 2008 में। कौन सा रॉकेट था? PSLV। लॉन्च व्हीकल कौन सा था? PSLV C11। सेकंड, चंद्रयान 2 कब गया था? 2019 में। इसका लॉन्च व्हीकल कौन सा था? GSLV MK3। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2025 में ये GSLV MK3 का नेम बदल दिया गया है। ये रिसेंटली न्यूज़ में था, अभी जनवरी की न्यूज़ में ही था। तो इसका नेम बदलकर क्या किया गया है? LVMK3। ठीक है। तो आप ये LVMK3 के बारे में आपका होमवर्क है, ये आप थोड़ा सा देख कर आएंगे। थर्ड चंद्रयान 3 ये कब गया था? अभी रिसेंटली गया है 2023 में। LVMK3 नहीं होगा, LVM3 होगा। तो LVM3 जो है इसका यूज़ हुआ था 2023 में चंद्रयान 3 को भेजने के लिए। अब हम देखते हैं मार्स के मिशन। तो मार्स ऑर्बिट मिशन कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था 2013 में। कौन से लॉन्च व्हीकल से? PSLV C25। एंड सन पर कौन सा भेजा गया था? तो सन पर भेजा गया था आदित्य L1, जो कि लेग्रांज पॉइंट होता है L1, वहाँ पर जाकर के ये सन को मॉनिटर करेगा। तो आपको बताना है कि ये कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। ठीक है। आपको इसका नाम कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2013।
ठीक है। तो ये है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम एक साथ करेंगे। तो इनको अभी हम कंप्यूटर वाले क्वेश्चन छोड़ते हुए जा रहे हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन कंपाइल करके एक साथ हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ होता है हमारा लेक्चर 1 खत्म। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।